जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ। आज हम यूपी लोकल लॉ पार्ट 18 का चर्चा करेंगे। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। जितने भी सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी या लोअर डिवीजन में सब्जेक्ट रखे गए हैं उनका मैंने समग्र वीडियो बना दिया है। कृपया आप लोग यूट्यूब पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखें और उसका लाभ उठाएं। और मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा शेयर भी करें। आते हैं विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का, और हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है कि किस प्रकार से राज्य सरकार किसी अपने एरिया को विकास क्षेत्र घोषित करेगा और उस विकास क्षेत्र में धारा 4 के तहत किस तरीके से विकास प्राधिकरण का गठन करेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि उस विकास प्राधिकरण में कर्मचारी कौन होंगे। तो उसके लिए धारा 5 है और धारा 5 कैपिटल ए है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोनों धाराओं में बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। तो धारा 5 ये कह रहा है कि प्राधिकरण के कर्मचारी, इसमें कह रहा है कि राज्य सरकार 2 उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः प्राधिकरण के सचिव व मुख्य लेखाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो राज्य सरकार प्राधिकरण के लिए 2 व्यक्तियों को तो मुख्य रूप में कर्मचारी के रूप में नियुक्त करेगी ही, उसके अलावा अन्य लोगों को भी उनके सहयोग के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब 2 लोग कौन होंगे, तो ये कह रहा है कि सचिव एवं मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जाएगा। ये राज्य सरकार द्वारा धारा 5 के उपधारा 1 में कहा गया। और अन्य कर्मचारी गण भी जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से नियुक्त किए जाएंगे। और ये उपधारा 2 कह रहा है इसका कि ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन जैसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, प्राधिकरण ऐसी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसे उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो और उसके परिणाम तथा संवर्ग को निर्धारित कर सकेगा। जैसे स्टोनो हो गए, कोई टाइपिस्ट हो गया, कोई चपरासी हो गया, तो इस तरीके का नाम भी होगा। और ये इसलिए किया जाएगा कि जो विकास प्राधिकरण का कृत्य है उसको दक्षतापूर्वक ये निर्वहन कर सके। तो इस तरीके से राज्य सरकार द्वारा उपधारा 1 में 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जिनको मुख्य सचिव के रूप में जाना जाएगा और मुख्य लेखाधिकारी के रूप में जाना जाएगा, सचिव और मुख्य लेखाधिकारी के रूप में जाना जाएगा। और बाकी उपधारा 2 में बताया गया है कि अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा जो कि उनके कृत्यों को दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए सहयोग करेंगे। अब उपधारा 3 कह रहा है कि प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के कोष से ऐसे वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसे इस निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब जो रेगुलेशन बनेंगे राज्य सरकार द्वारा या विकास प्राधिकरण द्वारा, वो उसी रेगुलेशन के तहत जो उनका वेतन होगा, भत्ता होगा, वो विकास प्राधिकरण के कोष से प्राप्त करते रहेंगे। तो इस प्रकार से धारा 5 में कर्मचारियों की बात किया गया है। अब सेक्शन 5 कैपिटल ए में केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन के बारे में बात कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो ये तो पहले उपधारा 1 ये कह रहा है कि धारा 5 में या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी, मतलब जो धारा 5 में बात कही गई है वो, या किसी अन्य के माध्यम से कोई ऐसा नियम है जिसके तहत अपॉइंटमेंट होता है, तो उन बातों को ये मतलब जो है क्या नाम है कि उसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, मतलब कि उसको ये अलग कर रहा है। कह रहा है उसमें जो बातें हैं उसको तो है ही, उसके अलावा ये क्या कर सकता है राज्य सरकार, ये बता रहा है धारा 5 कैपिटल ए में। ये कह रहा है कि राज्य सरकार किसी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 की उपधारा 4 में वर्णित पदों से भिन्न ऐसे अन्य पदों के लिए, अब जो धारा 59 की उपधारा 4 है उसमें क्या है, उसमें भी यही बात कही गई है। अंतर इतना है कि वहाँ पे जो नगर निगम का एरिया है, जैसे पूर्ण नगर निगम का कोई एरिया है,
और उस नगर निगम के एरिया में कोई विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है और उसमें पहले से कोई इस निमित्त कोई कार्य कर रहा है, कर्मचारी या कोई भी क्या बोलते हैं अधिकारी, तो उसको उसमें समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब वो विकास प्राधिकरण के कर्मचारी मान लिए जाएंगे और केंद्रीकृत सेवाकृत जो ये बनाया जा रहा है सर्विस का, केंद्रीकृत सेवाओं का जो सृजन किया जा रहा है, उसको भी ये कह रहा है कि उसको बिना टच करते हुए उसमें समाहित कर दिया जाएगा और समय समय पे जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके तहत नियुक्त करते रहेंगे। तो वो नगर निगम के एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ नगर निगम का एरिया नहीं है, यानी कि 59 के उपधारा 4 की बातों को कह रहा है कि जहाँ नगर निगम नहीं है वहाँ पे केंद्रीकृत सेवाओं के अधीन कैसे कर्मचारी नियुक्त होंगे, तो इसकी बात ये कह रहा है। तो इसके लिए ये व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि एक जगह कोई भी विकास प्राधिकरण के लिए अलग अलग नियुक्ति न हो। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने विकास प्राधिकरण हैं उनके लिए एक बार नियुक्ति की जाए और जितने वैकेंट पद हैं सब जगह एक दूसरे में इधर से उधर ट्रांसफर भी होते रहें और समय समय पर रिटायरमेंट पे नियुक्ति भी होता रहे। लेकिन ज्यों ही ये बात कह रहा है कि कोई प्राधिकरण की गठन की जाती है तो उसमें जो व्यक्ति इसके पर्पज के लिए कार्य कर रहे थे, चाहे वो वैतनिक हो या अवैतनिक हो, उनको 3 महीने का मौका मिलता है कि वो होम डिपार्टमेंट को इस बात का सूचना दें कि इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो सारे वेतन और भत्ते वैसे ही पाएंगे जो इसके नियमावली के लिए बनाए गए हैं। यदि वो 3 महीने के भीतर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमें केंद्रीकृत सेवाओं के अधीन आना है, यानी कि विकास प्राधिकरण के रूप में के कर्मचारी के रूप में हमें कार्य नहीं करना है, तो उनको फिर 3 मास के वेतन के हिसाब से कंपनसेशन दे दिया जाएगा। जो वैतनिक होंगे और जो अवैतनिक होंगे यानी कि अस्थायी कर्मचारी के रूप में होंगे उनको 1 मास के वेतन के रूप में कंपनसेट करके उनको फ्री कर दिया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि करके क्या है इन धाराओं में। तो धारा 5 कैपिटल ए में कह रहा है कि धारा 5 में या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी राज्य सरकार किसी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 के उपधारा 4 में वर्णित पदों से भिन्न ऐसे अन्य पदों के लिए जैसे राज्य सरकार उचित समझे एक या अधिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा का सृजन करेगी जो सभी विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हो और भर्ती की रीतियों शर्तों को और सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों निबंधनों को विहित कर सकेगी। मतलब इनके संबंध में जितने भी उनके कैसे भर्ती किए जाएंगे, कैसे वो कार्य करेंगे, उन सारी चीज़ों का एक नियमावली बनाया जाएगा। वो राज्य सरकार के ऊपर है और राज्य सरकार केंद्रीकृत सेवा योजना के तहत कहने में कि विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा के नाम से ये जाना जाएगा, उसमें सबको नियुक्त किया जाएगा। अब धारा 2 कह रहा है कि विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा के सृजन पर ऐसे सृजन के तत्काल पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पद पर सेवारत व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1966 द्वारा शासित या प्रतिनियुक्त पर सेवारत व्यक्ति न हो, ऐसी सेवा में यदि वह अन्यथा विकल्प नहीं देता है तो अंतिम रूप से यदि वह अपने पद पर पहले से अस्थायी था, अस्थायी के रूप में यदि वह अस्थायी या स्थानापन्न पद पर धारण करता था, अमेलित कर लिया जाएगा। मतलब जितने भी उस समय कर्मचारी होंगे जो इस पर्पज से कार्य कर रहे होंगे, जो कि 1966 के जो अधिनियम है केंद्रीकृत सेवा नियमावली उसके अधीन नहीं कार्य कर रहे हैं, वो किसी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि वो उस समय विकास प्राधिकरण था ही नहीं, तो ये कह रहा है कि उन लोगों को इसमें अमेलित कर लिया जाएगा। अमेलित कर लिया जाएगा यानी कि इसको समायोजित कर दिया जाएगा, वो ये इसके इम्प्लाई मान लिए जाएंगे। अब उपधारा 3 कह रहा है कि वो जो जिनको इम्प्लाई माना गया है उनके पास ऑप्शन होगा कि वो आवासन विभाग यानी कि हाउसिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसको 3 मास के भीतर अपना उसमें शामिल होने या न होने की इस बात का स्वीकृति देंगे या स्वीकृति देंगे, मैंने विकल्प का चुनाव करेंगे कि हम इसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो ये उपधारा 3 कह रहा है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा के सृजन के 3 मास के भीतर सरकार के आवासन विभाग को ऐसी केंद्रीकृत सेवा में अमेलित न किए जाने के अपने विकल्प से अवगत कराएगा, जिसमें असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी केंद्रीकृत सेवा में यथास्थिति अंतिम या अस्थायी रूप से आमेलन का विकल्प दिया है। मतलब अगर जो 3 महीने का समय जो है वो बीत जाता है और उसके भीतर ये अपने ऑप्शन का उपयोग नहीं करते तो ये मान लिया जाएगा कि ये आमेलित होने का अपना विकल्प का चुनाव कर लिए हैं। और
उपधारा 4 इसका कह रहा है कि ऐसा नहीं कि केवल ये अपने आप को चुनाव कर लेंगे तो उसी के आधार पर मान लिया जाएगा कि इसमें शामिल लोग हैं। इनके दक्षता का भी एक परीक्षण होगा और तब तक उनको परमानेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें पारंगत नहीं पाए जाते हैं। अब उपधारा 4 क्या कह रहा है इसका कि विकास प्राधिकरण केंद्र की सेवा में अंतिम आमेलन के लिए अस्थायी रूप से आमेलित व्यक्ति की उपयुक्तता का परीक्षण विहित रीति से किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अंतिम रूप से आमेलित किया जाएगा। मतलब जो टेम्पोररी रूप से कार्य कर रहे थे तो उनके लिए एक दक्षता का जो मानक होता है उस मानक पे उनको टेस्टिफाई किया जाएगा कि क्या वो इस लायक हैं कि नहीं है, यानी कि कोई परीक्षा वगैरह जो भी होते होंगे उस परीक्षाओं को पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद उनको परमानेंट रूप में शामिल कर लिया जाएगा। अब उपधारा 5 ये कह रहा है कि यदि वो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं कि विकल्प का कि हम इसमें आमेलित नहीं होंगे तब उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। ये कह रहा है कि उस कर्मचारी की सेवा जो कर्मचारी आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है या जो अंतिम रूप से आमेलन हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है निर्धारित होगी और वो अपने दावे पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के किसी अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि या भुगतान जिसके लिए वह हकदार है संबद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में, यदि वो अस्थायी कर्मचारी था तो 3 मास के वेतन के, यदि वो अस्थायी कर्मचारी था तो 1 मास के वेतन के समान धनराशि मुआवजे के रूप में पाने का हकदार होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि जो अस्थायी कर्मचारी थे यदि 3 महीना के अंदर विकल्प का चुनाव करते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं यानी केंद्रीकृत सेवा के तहत, तो उनको 3 मास का कंपनसेशन करके उनको उसी डिपार्टमेंट में जहाँ वो कार्य कर रहे थे भेज दिया जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो टेम्पोररी के रूप में कार्य कर रहे थे उनकी नियुक्ति परमानेंट नहीं हो पाती है इस केंद्रीकृत सेवा के तहत, तो उनको 1 मास का वेतन दे करके उनको वापस उसी डिपार्टमेंट में जहाँ वो कार्य कर रहे थे वहाँ भेज दिया जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अंतर्गत महंगाई भत्ता, व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन यदि कोई हो शामिल है, तो ये सभी को इंक्लूड करते हुए 3 महीने का वेतन के बराबर उनको कंपनसेट करके वापस भेज दिया जाता है। ये तो तत्काल की स्थिति की थी जब 1966 में जब ऐसी कोई बात बनी थी, लेकिन अब उसके बाद जो है जैसा भी होगा वो उपधारा 1 की जो बात कही गई है उसके तहत उनकी नियुक्तियां होंगी और उसी के तहत उनका एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। अब यही बात उपधारा 6 इसका कह रहा है ट्रांसफर के बारे में कि राज्य सरकार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के लिए विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक विकास प्राधिकरण से अन्य विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित करना विधिपूर्ण होगा। तो इसके पीछे रीजन ये है कि करप्शन को बढ़ावा न दिया जाए। अगर जो एक कर्मचारी परमानेंट किसी एक डिपार्टमेंट में बैठा रहता है तो संभावनाएं बनी रहती हैं कि उसके करप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में उनका ट्रांसफर ही उपधारा 6 के तहत राज्य सरकार करती रहेगी और ये विधिपूर्ण होगा, यही बात कह रहा है। तो हम लोगों ने देखा धारा 5 और धारा 5 कैपिटल ए में कि किस प्रकार से अस्थायी कर्मचारी के रूप में राज्य सरकार 2 लोगों को नियुक्त करेगी, जो एक सचिव होंगे और एक मुख्य लेखा अधिकारी होंगे और अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। और ये धारा 5 में बताया गया है और धारा 5 कैपिटल ए में बताया गया है कि केंद्रीकृत सेवा वहाँ का सृजन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, जो कि अन्य विधियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या धारा 5 में जो लिखित है उसको प्रभाव में डाले बिना ये प्रभावी होगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। कृपया मेरे जरूर पढ़ें। मिलते हैं एक वीडियो के अन्य वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।